हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को 200 से जितने भी रिमेनिंग के बायोलॉजी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि आपको किस किस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पे अब जो है PYQ या फिर आपका प्रैक्टिस चाहिए। बाकी जो हमारा पुलिस के लिए बोल रहे थे उनके लिए भी ज़रूर किया जाएगा, या तो मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पैरेलल में चलाऊंगी, जीके भी, हिंदी भी और रीजनिंग वाला पोर्शन भी आपको अलग अलग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है। प्रैक्टिस सेट अगर पॉसिबल हो सके तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ आपके चैप्टर वाइज में वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उत्तराखंड जीके, जीएस प्लस आपका रीजनिंग, ठीक है ना। यहाँ पर उसके अलावा आप ज़रूर बताइए आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। कल हमने 100 क्वेश्चन कल करे, 100 परसों करे। आज यहाँ पे जितने भी 50+ क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका एक ईवीएस वाला पोर्शन बचता है और एक आपका जनगणना वाला। बाकी आपका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों के हर एक एग्ज़ाम के लिए PYQ इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस आपको लोअर पीसीएस के पेपर से पता चल गई होगी। यहाँ पर आप उससे पहले समीक्षा अधिकारी का हुआ था, तो वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने ज्योग्राफी के पूछे होंगे वो वहीं से रिलेटेड होंगे। अब एक दो क्वेश्चन तो होते हैं भाई थोड़ा सा अप एंड डाउन, लेकिन PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से अगर देखते हैं तो। विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, अल्पता मतलब होता है कमी, तो कमी से कौन सा रोग बच्चों में देखो बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है ना। बच्चों में हो जाएगा रिकेट्स होता है, लेकिन जो वयस्क होते हैं वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ये वयस्कों में होता है। हड्डियों का समुचित विकास नहीं होना, ये रोग हो जाता है। विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, मछली का तेल है, मक्खन है, अंडा है, दूध, कलेजी, सूर्य मतलब धूप हो गई सुबह सुबह की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो ये आपका 2014-15 में उस समय इबोला वायरस ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, डिस्कस हो रहा था, उस पर चर्चा में चल रहा था। इबोला वायरस है, ये कांगो गणतांत्रिक जो देश है वहाँ पर पाए जाने वाला वायरस है। इसके इफ़ेक्ट से रक्तस्रावी बुखार होता है, ये जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। तो यहाँ पर इबोला वायरस चेचक नहीं होता है ना। और ये आपका क्या करते हैं, जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव से मानव संचारित होता है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में इबोला एक रिवर है उसके पास खोजा गया था, इसीलिए इस वायरस का नाम इबोला नदी के नाम पर ही इबोला पड़ गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण आपसे पूछा है। तो मिनी माता जो व्याधि होती है इसका कारण होता है पारद विषाक्तता। विटामिन रोग पारा की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता प्रारंभ में जो डिजीज़ होती है वो जापान की मिनीमाटा खाड़ी से HG संक्रमित जो मछलियां हैं उनका मांस खाने से हुई थी, ठीक है ना। इसमें शरीर के अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देती है, साथ ही बहरापन, आँखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है, और ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिनों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी, और आंसर भी सी हो जाता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं, विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? जितने भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला है, करौंदा है, इनमें सभी में मिलता है। इसके अलावा हमारे टमाटर, हरी मिर्च है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कीवी है, इन सब में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है। थैलेसीमिया क्या होता है? एक आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज़ है जिससे जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारा रक्त, यानी कि ब्लड होता है। ये बच्चों को आनुवांशिक रूप में माता पिता से मिलता है। इसके होने पर हीमोग्लोबिन के निर्माण या उसके बनने का जो प्रोसेस है उसमें मतलब गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण क्या होने लग जाते हैं? प्रकट होते हैं।
कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? सो ये आपका रिलेटेड होता है, ऑप्शन हो जाएगा धमनियों का कठोर हो जाना, ऑप्शन है। क्या देखो, जो रुधिर नलिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, धमनियाँ, सिराएं और रुधिर वाहिनी। कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन धमनियों से होता है। मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से अलग अलग भाग में पहुंचाती, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम धमनियां कहते हैं। शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और इनमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है। फुफ्फुस धनी, जो फुफ्फुस धनी है ना, उसके अलावा सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर क्या होता है? प्रवाहित होता है, बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कौन सा? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आपका आनुवांशिक बीमारी जो है वो नहीं होती है। आनुवांशिक जो आपके माता पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रहती है, जैसे आपका वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम है और फ्लिनेफेल्डर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। लेकिन जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये आंत की डिजीज़ होती है। क्या होती है ये? आंत की हमारी डिजीज़ होती है, जो तनावग्रस्तता, अनियमित दिनचर्या व ठीक से न सोने के कारण होती है। अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो व्यक्ति को क्या करना होगा? अच्छा आहार लेना है, सुबह योगा या टहलने की जो है आदत वगैरह डालनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी इन्फेक्शनस डिजीज़ है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपका आता है वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सॉरी, इसमें आपका एड्स होगा। क्या हो जाएगा? एड्स जो होता है वो नहीं फैलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो ये एक विषाणु वायरस है। कैसा है ये? विषाणु वायरस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 210 क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन यहाँ पे हाइड हैं तो मैं बता देती हूँ। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त या प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था? F.G. बेंटिंग ने, स्लीडेन एंड स्वान ने, ब्राउन ने या हुक ने? तो ये किया था किसने? यहाँ पर F.G. बेंटिंग ने किया था, F.G. बेंटिंग ने किया था। और इंसुलिन क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 51 अमीनो अम्ल 2 श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कराने वाले सर्जन कौन थे? तो ये जो सर्जन थे, अगर इनकी बात करते हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, सो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ, सो देखिएगा, इसमें अभी मैं आप लोगों को सीधे 228 पे आ गए हैं, हमारा होना था 211, तो उसको भी कराऊंगी। द फर्स्ट सर्जन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले सर्जन कौन थे? जुलाई 1994 में मानव अंग कानून बनने के बाद भारत के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ पी वेणुगोपाल, क्या हो जाएंगे? पी वेणुगोपाल की अगुवाई में भारतीय चिकित्सकों की एक टीम ने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया था। सो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर वेणुगोपाल। अब आते हैं हम अपनी इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारा 210 के बाद जो क्वेश्चन छूटा है उसको कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? हमारा लीवर, यानी कि यकृत। क्या होता है? यकृत। जब भी पीलिया होता है, हमारी त्वचा, नाखून, आँखों की झिल्ली, इनका जो कलर है वो पीला दिखने लगता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पीलिया। इसका अच्छा, जो हमारा ये पीलिया होता है ना, पित्त वर्णक बाइलिरुबिन का निर्माण मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है, और ये रक्त की जगह पित्तरस में मिलता है। पित्तरस के साथ ये आंत में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में
इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की जो त्वचा है, नाखून, मैंने कहा जो आँख है उसकी झिल्ली, वो कैसे दिखने लग जाती है, पीली दिखने लगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पीलिया। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो HIV किससे नहीं फैलता है? ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत चीज़ें हों तभी फैलता है। HIV जो होता है एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग, एक वायरस है। एड्स पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ना। इसमें संक्रमित खून, अगर किसी ने ब्लड चढ़ाया है, दूसरे वाले का कुछ संक्रमित है तो वो उससे भी हो जाता है। बिना उबली हुई सुई किसी को लगे फिर उसी को लगा देना, तो ये और भी इसके और जैसे मच्छर काटने से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? मच्छर काटने से नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें से सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? किसमें सुमेल है आपसे पूछा है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 213, पीलिया या हेपेटाइटिस, ये यकृत का रोग होता है। जो पीलिया होता है वो किसका रोग होता है? यकृत का। बिल्कुल, यहाँ पर हेपेटाइटिस भी से बोला जाता है, ऑप्शन बी। अब जो मोतियाबिंद होता है ना हमारा, वो हमारी आँख में होता है, आँखें इफ़ेक्ट होती हैं। और जो टाइफाइड होता है वो आंतों को इफ़ेक्ट करता है। निमोनिया फेफड़े को इफ़ेक्ट करता है। और जो पीलिया होता है उसके कारण यकृत इफ़ेक्ट होता है। इसके उत्तेजना से पाचन क्रिया पर प्रतिकूल इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारी पीलिया से। अगला है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से या निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर जो होता है निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसकी? तो ये है हमारा एक अनुवांशिक, देखो थैलेसीमिया जो होता है ना, एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि आपका आनुवांशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में जन्म के कुछ महीने बाद ही बहुत ही ज़्यादा अरक्तता हो जाती है। उसे जीवित रखने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य होता है। सो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन फिर हम यहाँ पे कहेंगे नहीं करता है, क्योंकि थैलेसीमिया का जो रोगी होता है वो उसका जो शरीर होता है ना, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। जो पोलियो होता है उसका जो विषाणु है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो यह आपका जो निस्यंदनी विषाणु होता है, विषाणु मुख या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है। आंत में आश्रय लेने के बाद ये रक्त प्रवाह में जाता है। इससे सिर दर्द, ज्वर और वमन मतलब ये लक्षण है इसके। विषाणु मस्तिष्क और मेरु रज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनको नष्ट कर देता है और मस्तिष्क मांसपेशियों को जो कार्य करने का निर्देश देता है उन्हें तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती हैं और पैरों में पक्षघात होने लग जाता है। इससे बचने के लिए पोलियो निरोधी वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर है दूषित भोजन व जल के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज ड्यूरिंग आपका एलर्जी रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होता है? सो ये आपका मुक्त होता है कौन सा? हिस्टामिन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हिस्टामिन, ऑप्शन बी। हिस्टामिन एक रसायन है, केमिकल है, जो कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मिलता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 का। समुद्री जल में निम्नलिखित में से कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन सी वाटर। सो ये आपको देखने को मिलता है कौन सा? 218 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। और अन्य महत्वपूर्ण में जैसे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इनमें लवण जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हिस्टोलॉजी रिलेटेड है, हिस्टोलॉजी संबंधित है। सो हिस्टोलॉजी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो हिस्टोलॉजी का रिलेशन है ऊतकों के अध्ययन से। स्टडीज टिश्यूज़ अगर आपसे पूछता है ऊतकों का
स्टडी। कार्डियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो हृदय रोग से रिलेटेड है। वनस्पति शास्त्री की अगर मैं बात करती हूँ तो वो वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। जो आपका वो है डेक्टाइलोग्राफी है ना, तो ये अंगुली छाप के अध्ययन से रिलेटेड है। तो आपको चारों के बता दिए। अगला यहाँ पर है गर्भाशय के कैंसर का कारण क्या है। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो इस कैंसर का जो रीज़न माना जाता है वो रीज़न आपका क्या माना जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को माना जाता है। आपका ह्यूमिलिन पैपिलोमा वायरस से भी ऐसे देखो ह्यूमन भी बोला जाता है, ह्यूमन भी बोला जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाता है। ये एक सामान्य वायरस होता है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 221 कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में। द फर्स्ट जेनरिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वॉज लॉन्च इन द ईयर। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में। सो ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1983। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। इसका ट्रेडमार्क है ना वो ह्यूमिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए या एन प्लांट हार्मोन। सो ये आपका होता है, अगर मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ तो साइटोकाइनिन होता है। कौन होता है, साइटोकाइनिन इज करेक्ट आंसर। ये पौधों में कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में उपस्थित कौन सा हार्मोन सामान्य गर्भधारण परीक्षण का आधार है। तो मूत्र में उपस्थित कौन सा हार्मोन सामान्य गर्भधारण परीक्षण का आधार माना जाता है। सो ये है हमारा कौन सा, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रापिन। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा में बनने वाली कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट जो निषेचन के बाद अंडे को क्या करता है, पोषित करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिटाडीन एक रोगाणुधारी यानी कि एंटी बैक्टीरिया द्रव है जिसमें पाया जाता है बिटाडीन। सो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर आयोडीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयोडीन, ऑप्शन सी। ये पोविडोन आयोडीन होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये घाव पर मौजूद कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जैसे जो संवेदनशील सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारता है। त्वचा को संक्रमण से बचाता है। इसका केवल बाहरी उपयोग होता है, मतलब बाहर अगर हमारा कोई घाव, कोई चोट कहीं पे कुछ लगा है तो उसमें बिटाडीन यूज़ होता है। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पर, लखनऊ में है। कहाँ पर है ये, लखनऊ। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। जो ये देश की एक अग्रणीय प्रयोगशाला है जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR न्यू दिल्ली के अंतर्गत काम करता है। इसे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने क्या कर लिया था, अधिग्रहित। अब आता है यहाँ पर कि किस तापमान सीमा पर सूक्ष्मजीव तीव्र गति से बढ़ते व गुणा होते हैं। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पर जो है सूक्ष्मजीव तीव्र गति से बढ़ते और गुणा होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पर नाको स्टैंड ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से नाको का तात्पर्य है, नाको का तात्पर्य है, देखो भाई ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संचालित विभाग है और ये आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीधे सीधे यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत में HIV एड्स की रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदायों के माध्यम से कार्यक्रम को कंट्रोल करता है और उनमें नेतृत्व प्रदान करता है।
ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 228 का आप लोगों को बताया भी था कि भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने कराया था। डॉक्टर वेणुगोपाल की अध्यक्षता में या इनके साथ टीम ने किया था। अगला आता है, वेयर इज़ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लोकेटेड। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिया बॉटनी कहाँ पर है। यहाँ पर पैलिया बॉटनी की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है, जो भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। कहाँ पर है ये, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ। विश्व में सबसे बड़ा पुष्प जिसका होता है वह कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो है आपका रैफ्लेशिया। कौन सा है यहाँ पर, रैफ्लेशिया है। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में मिलता है। इसका नाम सिंगापुर के संस्थापक सर टॉमस जो स्टैमफर्ड बिंगले रैफल्स के नाम पे रखा गया है। तो किन के नाम पे हैं, सिंगापुर के संस्थापक सर टॉमस स्टैमफर्ड बिंगले रैफल्स, इतना लंबा नाम, इनके नाम पे रखा गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी सहकारी दुग्धशाला आनंद डेयरी जिस राज्य में स्थित है वो द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी आनंद डेयरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पे, अमूल डेयरी एशिया की सबसे बड़ी है जो आनंद ज़िले में लोकेटेड है और आनंद ज़िले में स्थित है। आनंद में डेयरी बनाने का सपना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और उनकी सलाह से ही 14 फरवरी 1946 के दिन त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में खेड़ा जिला खेड़ दूध उत्पादन संघ की स्थापना हुई, जो यूनिसेफ की मदद से अमूल डेयरी नाम से जानी जाती है। ये आपकी है गुजरात, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला आता है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा है। तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा था भाई, इन्होंने 1945 में खोज की थी पेनिसिलिन की। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है, जो रेशम कीट है वो किन पर पनपता है, सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, मलबरीज लीव्स, है ना। भारत में लगभग 70% रेशम सहतूत मलबरी किस्म का होता है। सहतूत रेशम के उत्पादन में कर्नाटक क्या है, अग्रणी है, जबकि तसर, इरी और मूंगा रेशम उत्पादन में शीर्ष राज्य झारखंड, असम और असम ये है आपके। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि मॉर्फिन है एक। मॉर्फिन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। मॉर्फिन एक प्रभावी शामक और दर्द निवारक भी माना जाता है। इसे अफीम के पौधे पेपेवर जो सोमिनिफेरम के लेटेक्स से निकाला जाता है और ये पौधा मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, थेपाइन जैसी कुछ जो एल्केलाइड होती है उनका सोर्सेज माना जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एल्केलाइड। क्या है ये, नेचुरल एल्केलाइड है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन इज, तो पेनिसिलिन एक होता है एंटीबायोटिक होता है जिसका उत्पादन फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से होता है और इसका यूज़ अलग अलग प्रकार के जीवाणुजन्य संक्रमण के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रतिजैविक, यानी कि आपके एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लाइट लेस बर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सारस क्रेन। कौन सा है, सारस क्रेन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सारस विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है, इसे क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। शतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित और दौड़ने वाला है, इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। कीवी भी एक तेज दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में मिलता है, इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। एमू एक विशालकाय और उड़ान रहित पक्षी है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर सारस क्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सारस क्रेन। आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ान रहित सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है, उड़ान रहित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा है।
तो जो उड़ा सकता है, अगर यहाँ पर बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, जो जौ को हिला सकता है, तो वो है आपका तोता। कौन सा है? तोता है, पैरट। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिटाक्यूला कैमरी, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो है आपका रेनिन है। कौन सा है? रेनिन है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में चेंज कर देता है। रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट को दही के रूप में चेंज करता है। ट्रिप्सिन क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्लों में चेंज कर देता है। रेनिन जन्म के उपरांत 3 वर्ष तक ही क्या होता है? आपका स्रावित होता है। लैक्टेज एंजाइम पाचक का काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? तो ये है आपकी कुकुट्टों की। किसकी है? कुकुट्टों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड सर्पेटोलॉजी। अगर पक्षी विज्ञान और ऑर्निथोलॉजी होता है, पक्षियों की प्रकृति और उनकी बनावट का स्टडी। फिर आता है यहाँ पर इक्थियोलॉजी, और इसमें मत्स्य विज्ञान का, जिसके अंतर्गत जो मछलियाँ होती हैं उनकी अलग अलग जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी आकृति प्रकृति उनके रोगों का विवेचन यानी कि स्टडी होता है। दैट इज़ कॉल्ड सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ पर स्थित है? तो ये है भाई आप लोगों का देहरादून के अंदर। कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट आता है, अनुवांशिकीय विज्ञान जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे माने? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवांशिकी विज्ञान का जो पिता है वो किसे माना जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल को मानते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक 1900 में रक्त समूह का पता लगाया था, तो यहाँ पर आपका हो जाता है कार्ल एंड स्टीनर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का है, भोजन विषाक्तता का प्रमुख कारण क्या होता है? भोजन विषाक्तता का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है सैल्मोनेला बेसिलाई, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आपका अगर मैं देखो यहाँ पर बात करूँ, स्टेफाइलोकोस, क्लोस्ट्रिडियम, बोटुलिनियम जैसे कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जो भोजन को क्या बनाते हैं? विषाक्त बनाते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। ये थे आप लोगों के कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब जो बचा है वो EVS वाला पार्ट बचा हुआ है और थोड़ा सा जनगणना वाला पार्ट बचा है। इवन कंप्यूटर वगैरह, साथ में स्टैटिक GK वाला पोर्शन, हर एक चीज़ आपको करा रखी है। जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है 5000 प्लस क्वेश्चंस की। आप उसे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका GS आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए PYQ सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली A to Z, जिसमें आपका GS आता है, उत्तराखंड GK आता है, कंप्यूटर आता है, PYQ की जो सीरीज़ है उसे ज़रूर देखिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके डाउट बिल्कुल वहाँ पे आपके कमेंट्स को रीड करूँगी और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। चलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। कुछ दिन थोड़ा सा बिजी है, फिर उसके बाद शेड्यूल हमारा वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की आपके पास वीडियोज़ आने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।